मेरे भावी प्रशासकों, अभी तक हमने पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। आज हम डचों और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। डच मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पहले उसको हॉलैंड कहा जाता था, आजकल नीदरलैंड कहा जाता है। और ये डच पुर्तगालियों से प्रेरित होकर पूर्वी एशिया के व्यापार की ओर अपना कदम बढ़ाए। क्रम की दृष्टि से देखा जाए तो पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत में आए थे। चूंकि पुर्तगालियों के बाद अंग्रेजों का कंटेंट, अंग्रेजों के बारे में मैटर ज्यादा था, इसलिए मैंने पुर्तगाली के बाद अंग्रेज ही पढ़ा दिया। और चूंकि डचों का मैटर कम होता है और फ्रांसीसियों का मैटर कम होता है, तो इसलिए मैंने प्लानिंग किया था कि डच और फ्रांसीसी एक साथ पढ़ाएंगे। वैसे अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनमार्क के व्यापारी आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी व्यापारी आए थे। तो स्टूडेंट्स, डच जब पूर्व की ओर व्यापार करने निकले तो उनका पहला जो गंतव्य था वो भारत न होकर इंडोनेशिया था। वे इंडोनेशिया में 1595 में ही पहुंच गए थे। और इंडोनेशिया में तमाम द्वीप हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। उन्हीं द्वीपों में से कुछ द्वीपों को स्पाइस आइसलैंड कहा जाता है, मसाला द्वीप कहा जाता है, जिसमें प्रमुख है मोलुकस द्वीप समूह। तो मोलुकस द्वीप समूह के लौंग और जायफल मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ, बाद में अंग्रेजों से भी संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में अंततः डच विजेता के रूप में उभरे। डचों ने पहले पुर्तगालियों को, फिर अंग्रेजों को न केवल स्पाइस आइसलैंड से बल्कि पूरे इंडोनेशिया से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अंग्रेज और पुर्तगाली भारत में ही अपने व्यापार करने लगे, और डच इंडोनेशिया में व्यापार करने लगे। इंडोनेशिया में डचों ने सुमात्रा, जो आइसलैंड है, वहीं पर एक बटेविया नामक नगर स्थापित किया था। और कह सकते हैं कि डच प्रशासित इंडोनेशिया की राजधानी बटेविया ही थी। इंडोनेशिया जब डचों की अधीनता से स्वतंत्र हुआ तो बटेविया का नाम बदलकर जकार्ता रख दिया, क्योंकि नाम बटेविया गुलामी का प्रतीक था। और बटेविया नगर का स्थापना जहां किया गया था डचों के द्वारा, उस जगह का प्राचीन नाम जयकार्ता था, जयकार्ता। तो उसी आधार पर बटेविया को बदलकर जकार्ता कर दिया गया। जब इंडोनेशिया में डच स्थापित हो गए, उसके बाद वो भारत की तरफ रुख किए। और भारत आने के क्रम में सर्वप्रथम डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, जिसका वास्तविक नाम वेरिंगदे ओथ्स इंडिसे कंपनी था। इसको संक्षेप में VOC कहा जाता है। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ के बारे में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो वास्तविक नाम था वे था वेरिनिंग
wherein they gave oaths indice company. इसी को संक्षेप में VOC कहा जाता था। तो सामान्य बोलचाल के भाषा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था वो यही था, वेरेंगदे ओत्स इंडसे कंपनी। यह कंपनी एक ज्वाइंट कंपनी थी, एक संयुक्त कंपनी थी, और 1602 में इसके गठन के बाद 1605 में 1605 में यह भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने अपना पहला व्यापारिक उपक्रम गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गोलकुंडा राज्य के सुल्तान ने, इनका नाम कुतुब कुली शाह था, सन 1606 में 1606 में डचों के संदर्भ में एक फरमान जारी किया था, और उसी फरमान के अंतर्गत डचों ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो यदि प्रश्न आता है कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, तो उसका उत्तर होगा मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में कब स्थापित की? तो 1606 में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो मसूलीपट्टनम वर्तमान में तो ये तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आएगा, लेकिन समकालीन संदर्भ में देखा जाए तो यह गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत आता था। इसके बाद डचों ने तुरंत ही, इस फैक्ट को हम दिखाते जा रहे हैं कि भारत में 1605 में ये आते हैं। डच आए 1606 में मसूलीपट्टनम, पट्टनम भी कहा जाता है, पट्टम भी कहा जाता है, में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और इसके शीघ्र बाद 1610 में इन्होंने पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली। अब पुलिकट की जब बात आएगा तो पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और पुलिकट के बारे में अगर प्रश्न आ जाए कि पुलिकट को डचों ने किससे प्राप्त किया था, तो पुलिकट जो है वह पूर्व विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही पड़ता था। विजयनगर साम्राज्य का जो फैलाव था वह पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट तक था। तो पुलिकट को डचों ने किससे प्राप्त किया, इस संदर्भ में अगर प्रश्न आए तो विजयनगर के ही द्वारा यह भूमि उनको आवंटित की गई थी। और कभी कभी आपको किताबों में चंद्रगिरी नाम का उल्लेख मिलेगा। तो चंद्रगिरी विजयनगर का ही क्षेत्र था। वस्तुतः विजयनगर के अंतिम समय में विजयनगर को 3 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया गया था, जिसमें एक इकाई जो थी वो चंद्रगिरी थी, एक पेनुगोंडा थी, और एक जो थी वो श्रीरंगपट्टम थी। और विजयनगर के अंतिम शासक में कोई पेनुगोंडा को अपना राजधानी या कैपिटल बनाया, तो किसी ने चंद्रगिरी को बनाया। तो चंद्रगिरी जो है वो विजयनगर के अंतर्गत ही है, विजयनगर का राजधानी ही है। विजयनगर के जब स्थापना हुआ था तो उस समय अनेगोंदी था विजयनगर का राजधानी। बाद में जब हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य का स्थापना किया तो उन्होंने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। विजयनगर की वर्तमान पहचान हम्पी से होती है। तो विजयनगर की राजधानी कई बार बदली है। उसके बाद विजयनगर के राजधानी जो विजयनगर थी, उसके बाद
पेनुगोंडा राजधानी बनी, उसके बाद चंद्रगिरी राजधानी बनी, और चंद्रगिरी ही एक तरह से अंतिम राजधानी थी, और विजयनगर के अंतिम शासक थे रंगा तृतीय, उनके समय विजयनगर बिल्कुल समाप्त हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगिरी विजयनगर एक ही है। तो पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, पुलिकट को इन्होंने अपना क्या बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। और उसके बाद जब पुलिकट के और दक्षिण में एक जगह है, एक स्थान है नागापट्टम, तो जब नागापट्टम इनको मिल गया तो नागापट्टम को उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में डचों का मुख्यालय कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था, तो पहला हेडक्वार्टर था पुलिकट, और दूसरा और अंतिम हेडक्वार्टर था नागापट्टम। इसके बाद डच जो हैं वह पश्चिम की तरफ भी गए, और उन्होंने सूरत में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उसके बाद डच जो हैं बंगाल में भी गए, और बंगाल में उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। हुगली में अंग्रेज और डच लगभग साथ साथ ही गए थे, और उन्होंने अपना वहां व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और लास्ट में चलकर हुगली को लेकर ही, हुगली क्षेत्र के व्यापार को लेकर ही डचों और अंग्रेजों में एक संघर्ष हुआ। वह संघर्ष बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि समय की दृष्टि से 1759 में हुआ था। ये प्लासी के जस्ट बाद की घटना है। थोड़ा यहां हम आपको रोकना चाहेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जो अभी डाला गया है आज सुबह, रात हो गया था, थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया था, इसलिए वीडियो को कंक्लूड करने के चक्कर में थोड़ा मैं तेजी में था, तो मैंने वहां गलत बता दिया है। वो टंग स्लिप की समस्या कह सकते हैं उसको, कि बेदरा युद्ध को मैंने 1659 बता दिया, तो उसको सही कर लीजिएगा। उसको बेदरा युद्ध जो है वह 1659 में नहीं 1759 में हुआ था। और प्लासी की लड़ाई में क्रम में बता रहा था कि अंग्रेजों का कब किससे लड़ाई हुआ, तो उसी संदर्भ में मैंने पुर्तगालियों और डचों और अंग्रेज फ्रांसीसियों से संघर्ष के बारे में चर्चा किया था। तो जब मैंने पुर्तगालियों के बारे में बताया कि 1611-12 में सवाली की लड़ाई हुई, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता चला गया, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। तो मैं बेदरा के युद्ध और प्लासी के वांडीवास के युद्ध को 1759-1760 की जगह 1659 और 1660 बता दिया। तो मैं सोचा था कि जब मैं वीडियो देखा तो मुझे लगा कि तो गलत हो गया है, तो मैंने सोचा था कि अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद डचों के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हार गए थे और एक निर्णायक हार थी। उसके बाद डच एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना छोड़ दिए, वो विशुद्ध रूप से व्यापारी के रूप में ही काम किए और एक तरह से अंग्रेजी संरक्षण में ही काम किए। डचों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये आता है कि डचों के द्वारा भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं क्या थी। तो स्टूडेंट, पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो वो मसाला व्यापार तक सीमित थे, लेकिन डचों ने अपने व्यापार का दायरा बढ़ाया। वे मसाले के संग संग सूती और रेशमी वस्त्र, उसके अलावा नील, अफीम, इन सब सारे वस्तुओं का व्यापार करते थे। कि अगर कई बार प्रश्न आता है कि डचों द्वारा भारत से
डचों द्वारा जो भारत से जो निर्यात किया जाता था, इसमें सबसे प्रमुख जो था वह सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। फिर दूसरा जो था वह था नील। फिर तीसरा जो था वह था सोरा। फिर चौथा अफीम। और पांचवा तो मसाला पहले से चला ही आ रहा था, मसाला तो पुर्तगाली ही निर्यात करना शुरू कर दिए थे। तो भारत के निर्यात का ट्रेंड बदल गया और भारत से कई वस्तुओं का, कई उत्पादों का निर्यात किया जाने लगा। खासतौर से भारत का कपड़ा उत्पादन जो था उसका यूरोप में बहुत ज्यादा मांग था। और ये भी उल्लेख मिलता है कि डच जो इंडोनेशिया से मसाला खरीदते थे तो उसके बदले में भारत के कोरोमंडल क्षेत्र से वे कपड़ा पहले खरीदते थे, उस कपड़े को ले जाके इंडोनेशिया में बेचते थे और उससे जो पैसा मिलता था उससे इंडोनेशिया से वे मसाला खरीदते थे और उस मसाले का निर्यात वो यूरोप को करते थे। तो मसाला वो इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह से निर्यात करते थे। तो कपड़ा जो है वो इंडोनेशिया को भी निर्यात होता था और यूरोप को भी निर्यात होता था। तो ये डचों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी है। और जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में डचों ने कहां कहां अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो इस संदर्भ में अगर हम एक मैप के द्वारा इसको देखना चाहें तो उसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि जो भारत की जो स्थिति है, सर्वप्रथम डच जो हैं वो आते हैं मसूलीपट्टनम में। ठीक, सर्वप्रथम डच जो हैं ये मसूलीपट्टनम में आते हैं। मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टनम आप देखेंगे तो ये गोदावरी और कृष्णा जो डेल्टा है इसी के बीच में पड़ता है। उसके बाद डचों ने पुलिकट को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। तो पुलिकट दूसरा है और पुलिकट को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया। ठीक, तो मसूलीपट्टनम में जो डच हैं ये है 1606 में, ठीक ना, और पुलिकट में वो आते हैं 1610 में। इसके बाद और नीचे चले जाइए तो कावेरी डेल्टा है, यहाँ पे इसके समीप एक जगह है नागापट्टनम, नागापट्टम। नागापट्टम को ये बाद में प्राप्त करते हैं और इनका अगला जो हेडक्वार्टर होता है वह नागापट्टम ही होता है। तो कह सकते हैं कि कोरोमंडल तट पे मसूलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टम जो था वह डचों का केंद्र था। इसके बाद डच जो है वह गुजरात क्षेत्र में अगर जाएं हम तो गुजरात क्षेत्र में डच जो है वह सूरत, भरूच और खंभात में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। इसके बाद अगर हम बंगाल में जाएं तो बंगाल में डचों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वह था चिंसुरा। अब देखिए बंगाल में ये है हुगली नदी, ये है हुगली नदी, ये ठीक, हुगली नदी के किनारे ही सबसे पहले पुर्तगालियों ने हुगली नगर का विकास किया। तो पुर्तगाली सबसे पहले हुगली में गए थे और बाद में मुगल बादशाह शाहजहां के समय वो हुगली से बाहर निकाल दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए। यह घटना 1632 का है, क्योंकि हुगली में पुर्तगाली रहकर बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो जहाज आते थे उसमें लूटमार किया करते थे। तो उनको
दंडित करने के लिए शाहजहां ने 1632 में उनको हुगली से निकाल दिया। उसके बाद ही डचों या अंग्रेजों का रास्ता साफ हुआ हुगली जाने का। तो हुगली में ही चिनसुरा एक जगह है, हुगली के किनारे चिनसुरा, इधर था हुगली, इस पर हुगली था और यहां था चिनसुरा, हुगली नदी के किनारे ही था। तो हुगली में गए, चिनसुरा के ऊपर यहां पे है कासिम बाजार, थोड़ा पेन को पतला किया जाए, कासिम बाजार, कासिम बाजार। और इसको अगर कह सकते हैं कि बिहार की तरफ और अगर जाएं पश्चिम की तरफ, तो पटना में भी डच अपना व्यापार करते थे। तो बंगाल में देखेंगे तो कासिम बाजार और चिनसुरा में डचों के व्यापारिक केंद्र थे। और ये चिनसुरा से थोड़ा दूरी पर अगर कहेंगे पूरब की ओर, ढाका एक जगह है जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी भी है, ढाका। तो ढाका में भी डचों के व्यापारिक केंद्र थे। इसके बाद हम मालाबार तट वाले क्षेत्र पर आते हैं। आपको ध्यान होगा कि हम आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाते समय बताए थे कि पुर्तगाली सबसे पहले मालाबार तट पे आए, और भारत में पुर्तगालियों का पहला जो व्यापारिक केंद्र था वह मालाबार तट पे कोचीन में ही था। बाद में उन्होंने कन्नूर को भी केंद्र बनाया और धीरे धीरे पूरे मालाबार तट को पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले लिया। तो पुर्तगालियों से ही डचों ने मालाबार का क्षेत्र प्राप्त किया था। और एक जो प्रमुख दुर्ग था यहाँ पे पुर्तगालियों का, जिसका नाम था कोचीन, इसको कोच्चि भी कहा जाता है। तो कोचीन को पुर्तगालियों से डचों ने 1663 में 1663 में प्राप्त कर लिया। और धीरे धीरे पुर्तगालियों के सारे मालाबारी जो उनके फैक्ट्रियां थी या उनके जो फोर्ट थे, उन सबको डचों ने जीत लिया था। तो मालाबार तट पे कब आ रहे हैं? ये 1663 में आ रहे हैं, ठीक ना। और कोंकण में ये कब आते हैं? 1606 में आते हैं। नागापट्टनम जो इनका हेडक्वार्टर बना था, इसमें 1690 में आते हैं, ठीक ना। ये सूरत में ये आते हैं 1616 में। तो तिथि क्रम बहुत ज्यादा याद नहीं रखना चाहिए, पहला याद रखना चाहिए, है ना। लोकेशन जरूर याद रखिए, कहाँ कहाँ इनके व्यापारिक केंद्र थे। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि किस यूरोपीय कंपनी का कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र था। तो ये डचों के बारे में इंफॉर्मेशन था, सूचना था। और डचों के बाद हम आते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो डच पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे और फ्रांसीसी सबसे बाद में भारत में आए थे। मैंने पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क वाले आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो डेनमार्क के बारे में बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, क्योंकि डेनमार्क की दो ही बस्तियां थी, एक तमिलनाडु क्षेत्र में थी, एक बंगाल में थी। तो उसको मैं लास्ट में रखा हूं। तो फ्रांसीसी के बारे में हम चर्चा डेनमार्क से पहले करेंगे। देखिए, पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी भी भारत के व्यापार की ओर रुख किए। अंतर यह था कि पुर्तगाली भी जब भारत आए तो वह निजी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए, अंग्रेज भी जब भारत आए तो निजी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए, डच भी जब भारत आए तो निजी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए। लेकिन जब फ्रांसीसी भारत आए तो फ्रांसीसी एक निजी व्यापारी कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनी के रूप में आए। और उसका इतिहास ये है कि फ्रांस के एक बहुत
महान शासक थे लुई 14, लुई 14वां। तो लुई 14 इनके एक मंत्री थे, जो इनके प्रधानमंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे, वो भी बहुत योग्य थे। उनका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट यही दिमाग में यह बात आया कि पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी गठन किया जाए, और इस प्रकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों में कौन कंपनी थी जो सरकारी थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो थी वो सरकारी कंपनी थी। और इसका गठन फ्रांस के जो राजा थे, जो किंग थे, लुई 14वें, उनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रेरणा और प्रयास से इस कंपनी का गठन हुआ था। इस कंपनी का जब स्थापना की बात होती है तो इस कंपनी का स्थापना 1664 में हो गया था, 1664 में हो गया था। और ये जब भारत आए तो ये भारत आए 1667 में, 1667 में। और जब ये भारत आए तो ये भी सबसे पहले जो सूरत में अपना प्रयास किए अंग्रेजों की भांति। जिस तरह अंग्रेज आए थे तो उनका भी प्रयास था कि सूरत में ही हम फैक्ट्री लगाएं, तो उसी प्रकार फ्रांसीसी भी यही उद्देश्य लेके आए थे कि सूरत में हम फैक्ट्री लगाएंगे, क्योंकि सूरत जो था वह मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही था। और चूंकि ये सरकारी कंपनी थी, फ्रांस के सरकार की कंपनी थी, तो स्वाभाविक है कि फ्रांस की सरकार भारत के मुगल सरकार से कुछ अपेक्षा रखता हो कि एक राजा दूसरे राजा के क्षेत्र में अपने उपक्रम को भेजे। तो फ्रांसीसी जब आए भारत में तो उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, और इसका समय था 1668 में। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि सूरत में फैक्ट्री लगा तो दी है ये, लेकिन सूरत में पहले से ही पुर्तगाली और अंग्रेज जमे हुए थे, तो सूरत में इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। जब सूरत में विशेष सफलता नहीं मिली, उसके बाद इन्होंने सूरत को छोड़कर भारत के पूर्वी तट की तरफ देखा, और उस क्रम में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। तो इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है वह है कहां? मसूलीपट्टनम में। ये 1669 में यह इन्होंने फैक्ट्री लगाया था, 1669 में। तो इस प्रकार ये भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार को फैलाने लगे। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह है इनका पांडिचेरी पहुंचना, कि फ्रांसीसी जो है वो पांडिचेरी कैसे पहुंचे, उन्होंने पांडिचेरी को किससे प्राप्त किया। तो फ्रांसीसी 1673 में बीजापुर राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र था वलीकोंडापुर। तो वलीकोंडापुर के जो प्रशासक थे उनसे इन्होंने पांडिचेरी गांव को पट्टे पर लिया और वहीं पर अपना व्यापारिक केंद्र पांडिचेरी को स्थापित किया। तो अगर हम इसको एक मैप के द्वारा देखना चाहें कि भारत में फ्रांसीसियों का व्यापार क्रम कैसे शुरू हुआ और कैसे बढ़ा, तो जैसा कि हम बताएं कि सबसे पहले फ्रांसीसी भारत में आते हैं तो कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं। ठीक,
उसके बाद सूरत में जब इनको अंग्रेजों और पुर्तगालियों के विरोध का सामना करना पड़ता है तो यह मसूलीपट्टनम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित करते हैं। उसके बाद यह पांडिचेरी पहुंचते हैं। पांडिचेरी में इन्होंने 1673 में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया और पांडिचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया। फ्रांसीसियों का भारत में हेडक्वार्टर कहाँ था, मुख्यालय कहाँ था, अगर प्रश्न पूछा जाए तो पांडिचेरी में उनका मुख्यालय था और पांडिचेरी से ही वो पूरे भारत के व्यापार को कंट्रोल करते थे। जहां तक बंगाल की बात है तो बंगाल में फ्रांसीसी यही हुगली वाले क्षेत्र में एक क्षेत्र था चंद्रनगर। चंद्रनगर तो हुगली वाले क्षेत्र में इन्होंने चंद्रनगर में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किए। थोड़ा यहाँ बहुत नजदीक नजदीक विभिन्न यूरोपीय कंपनियां बसी हुई थी। यही चंद्रनगर है और यहीं पे चिनसुरा है और यहीं पे हुगली है, ठीक ना। इसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ कासिम बाजार होगा। ये सब हुगली के अगल बगल ही है सब, ठीक। और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ कोलकाता हो जाएगा। तो चिनसुरा में डच थे, चंद्रनगर में फ्रांसीसी थे और हुगली में अंग्रेज थे। अंग्रेजों के पहले पुर्तगीज थे। कोलकाता में भी अंग्रेज, ठीक। तो ये इनके यहाँ भारत में फ्रांसीसियों के व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। भारत में जब ये आ रहे हैं तो भारत में इनके मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेज ही सामने आते हैं। इसलिए कि जब ये भारत आ रहे हैं तब तक अंग्रेज यहाँ के मुख्य व्यापारी के रूप में स्थापित हो चुके होते हैं। तो अंग्रेजों से इनका संघर्ष भी होता है और पहला भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में जो राजनीतिक वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को कहा जाता है कर्नाटक वार। कर्नाटक वार इस कर्नाटक वार के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में 3 बार संघर्ष किए और इस संघर्ष का नतीजा ये निकला कि एक अंत में एक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। ये 1760 में हुआ था। इसको अभी हम कर्नाटक वार हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा बस इसका हम महत्वपूर्ण बिंदु का ही उल्लेख कर रहे हैं। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि पांडिचेरी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पांडिचेरी फिर पुनः अंग्रेज फ्रांसीसियों को मिला कैसे? तो इस वांडीवास जब युद्ध हुआ था, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का ये घटना है, वांडीवास का युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हुआ था यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध से, जो 1756 से लेकर 1763 तक चला था। और इस युद्ध की समाप्ति 1763 के पेरिस की संधि से हुई थी। तो वही पेरिस की संधि जो 1763 में हुई थी, 1763 में हुई थी, उसी संधि के द्वारा पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिला। और इसके बाद तो ये हो गया कि फ्रांसीसियों को आगे से भारत में कोई राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना था और वो केवल को व्यापारी के रूप में उनको रहना था। और पांडिचेरी के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तटीय आंध्र प्रदेश में एक जगह है यनम, और तमिलनाडु में एक क्षेत्र जगह है करिकाल, और मालाबार या केरल क्षेत्र में एक जगह है माहे। तो
वांडीवास के युद्ध के बाद से लेकर और भारत की स्वतंत्रता तक ये जो क्षेत्र थे, ये जो क्षेत्र थे, यनम, पांडिचेरी, करिकाल और माहे, ये क्षेत्र 1944 तक फ्रांसीसियों के पास रहे। 1944 में यह भारत में मिला लिए गए। तो फ्रांसीसियों के बारे में संक्षेप में यही सूचनाएं हैं। अभी हम जब इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, क्योंकि मेरी प्लानिंग है कि एक टॉपिक जब समाप्त हो जाए तो उसका प्रैक्टिस कराया जाए, और प्रैक्टिस में मैं PYQ को ही प्रिफर किया हूं। अभी बाद में अन्य प्रश्न बनाए जाएंगे। अभी यह है कि पिछले 20 सालों में जो प्रश्न इन टॉपिकों से आ चुके हैं उसको हम सॉल्व करा दें। तो बहुत संभावना है कि कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आऊं, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो ये रहा फ्रांसीसियों के बारे में। अब बच गया है डेनमार्क। तो देखिए, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह भारत में 1616 के आसपास आई थी, और जब भारत आई तो उसने 2 जगह बस भारत में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था। भारत में इन्होंने एक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ट्रैंकुबार, में अपना व्यापारिक क्षेत्र स्थापित किया था, और दूसरा बंगाल में सेरामपुर। भारत में डेनमार्क की कंपनी, इसको डेनिस या डेंस भी कहा जाता है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क के लोगों की कंपनी थी। तो भारत में बहुत ज्यादा इनका व्यापार फैला नहीं। पहला इन्होंने जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह 1620 में ट्रैंकुबार में स्थापित किया गया था। ये ट्रैंकुबार इन्होंने किससे प्राप्त किया? तो ये तंजौर के नायक शासक थे, उससे प्राप्त किया गया था। ये तंजौर के नायक शासक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जब चरम अवस्था में, जब विजयनगर का राजनीतिक सीमा पश्चिमी और पूर्वी दोनों समुद्रों तक दक्षिण भारत में थी, तो उसी समय तंजौर भी विजयनगर राज्य के अंतर्गत ही आता था। लेकिन जब विजयनगर का विखंडन हो गया तो तंजौर क्षेत्र में जो उसके प्रशासक थे, जिनको नायक टाइटल से जाना जाता है, तो वही नायकों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया था, तंजौर स्वतंत्र राज्य। और भी हुए थे, इस मदुरा राज्य का भी स्थापना हुआ था। तो तंजौर के नायक शासकों से इन्होंने ट्रैंकुबार प्राप्त किया था। ठीक, उसके बाद ये बंगाल गए, और बंगाल में बंगाल के तत्कालीन शासक या बंगाल नवाब अली बर्दीन खान से 1755 में इन्होंने श्रीरामपुर प्राप्त किया। तो यही 2 इनकी मुख्य बस्तियां थी, और इन बस्तियों को भी इन्होंने बाद में अंग्रेजों को बेच दिया। तो इनके बारे में यही फैक्ट आता है कि डेनमार्क कंपनी कहां कहां भारत में थी। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही यूरोपीय कंपनियों के आगमन का टॉपिक समाप्त हो गया। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें मैंने समाहित किया है, क्योंकि प्री की तैयारी में ऐसा संभव ही नहीं कि सब कुछ समाहित हो जाए। तो इसीलिए जो सामान्य लेक्चर है और जो प्रैक्टिस है, यह दोनों एक दूसरे का विकल्प ना हो के एक दूसरे का पूरक है। जो चीज यहाँ छूटी हैं वह प्रैक्टिस सेट में आ जाएंगी। प्रैक्टिस सेट में हम एक एक प्रश्न के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उससे संबंधित और भी जो फैक्ट हैं
उसको भी मैं वहां पे आपको देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसके साथ हम ये क्लास अभी रोकते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस गौतम आईएएस ऑनलाइन चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि मुझे भी इस चैनल को आगे बढ़ाने के बारे में उत्साह और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं, और अब देखते हैं कि उसमें मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूं कि कोई कंटेंट लेके आता हूं, तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। थैंक यू।